इस वीडियो सीरीज़ में हम 12th कंप्यूटर साइंस के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज है डे नंबर 6 और डे नंबर 6 में हम डेटाबेस में MySQL डेटाबेस में ग्रुप बाय एंड हैविंग से लेकर इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ SQL डेटाबेस तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है और ये डे नंबर 6 है। तो चलिए चलते हैं ग्रुप बाय एंड हैविंग पर और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो ग्रुप बाय एंड हैविंग में सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप बाय क्या कहलाता है। ग्रुप बाय से पहले आपने लास्ट वीडियो में एग्रीगेट फंक्शंस देखे होंगे। एग्रीगेट फंक्शंस में हम क्या करते थे, जैसे आप इस क्वेरी को एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ये एक टेबल है, इसमें सैलरी एक कॉलम है, सैलरी कॉलम को मैं सम कर रहा हूँ। तो एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि सम ये क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगी सबको ग्रुप करके एक वैल्यू रिटर्न करता है। सबको एक साथ किया, इन सब का सम किया और ये हमें एक वैल्यू रिटर्न की। सिमिलरली कुछ और फंक्शंस होते थे जिसमें मैक्स था, मिन था, काउंट था और एक और फंक्शन था AVG एवरेज। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस मुझे एक वैल्यू रिटर्न करते थे, इन सारे को एग्रीगेट करके। अब ग्रुप बाय में क्या होता है, ग्रुप बाय यूज़ होता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। इट इज़ यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शंस। अब यहाँ पर जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, अगर मैं इन सारी सैलरीज़ को सम करता हूँ तो मुझे एक सैलरी रिटर्न होती है। अब यहाँ पर यदि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूँ और बोलूँ कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज सम चाहिए, ये D1 डिपार्टमेंट है, D1 डिपार्टमेंट में ये 3 सैलरीज़ हैं और D2 डिपार्टमेंट में ये 3 सैलरीज़ हैं। तो यदि मैं चाहता हूँ D1 का सम यहाँ पर और D2 का सम यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो ऐसे केस में जहाँ पर मैं सिमिलर वैल्यूज़ को किसी पर्टिकुलर कॉलम में ग्रुप करके एक वैल्यू बना रहा हूँ, जैसे यहाँ एक D1 बना, यहाँ पर दूसरा D1 बना। अगर मैं एक ही कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ग्रुपिंग करके सिंगल वैल्यू बना रहा हूँ तब मैं एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके ये काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर कॉलम में सिमिलर वैल्यूज़ को ग्रुप कर रहा हूँ, जैसे यहाँ D1 है, D2 है, यदि D3 होता तो उसको भी ग्रुप करता और सिंगल वैल्यूज़ यहाँ पर बनाता और फिर D1 के सम, सैलरी का सम यहाँ पर आता, D2 का यहाँ पर आता। तो इन केस के लिए, ऐसे केसेस के लिए मुझे ग्रुप बाय का यूज़ करना पड़ता है। अब चलिए इसको देखते हैं ग्रुप बाय हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। तो ये रहा सिंटैक्स। तो सिलेक्ट आपको पता है, फ्रॉम पता है, वेयर पता है। सबसे पहले हम सिलेक्ट देते हैं, यहाँ पर कॉलम्स देते हैं। फ्रॉम में हम देते हैं हमें किस टेबल से डेटा चाहिए, वेयर में हम कंडीशन देते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय का। अभी हैविंग हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हैविंग को आप छोड़ दीजिए, इसको मैं काट देता हूँ। तो आप अभी इतनी चीज़ें यूज़ करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ग्रुप बाय का। तो ग्रुप बाय में मैंने क्या बोला, मुझे डिपार्टमेंट वाइज वैल्यूज़ चाहिए। जैसे डेट ऑफ जॉइनिंग में यहाँ ईयर्स दिए हुए हैं तो मैं चाहता ईयर वाइज वैल्यूज़, तब भी मुझे ग्रुप करना पड़ता 2000, 2000, 2000, 2000 और 2001, 2001। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, 2000 और 2001। तो यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ आती हैं यदि मैं सम करता सैलरी का। तो 2 चीज़ आपने यहाँ पर सीखी। यदि मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम में कुछ सिमिलर वैल्यूज़ को ग्रुप करना है तब मैं ग्रुप बाय का यूज़ करूँगा। साथ ही में ग्रुप बाय हमेशा ही एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ होगा। ग्रुप बाय क्लॉज एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ होगा। एग्रीगेट फंक्शंस में ये 5 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये 5 फंक्शंस होंगे, फिर ग्रुप बाय यूज़ होगा। तो चलिए देखेंगे कैसे यूज़ होगा। अब हम ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम चाहिए। तो D1 डिपार्टमेंट की सैलरी, इन तीनों का सम, D2 डिपार्टमेंट की सैलरी, इन तीनों का सम। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, मुझे क्या चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए यहाँ पर। अभी मेरे पास एक ही कॉलम आ रहा था क्योंकि एक ही सैलरी का सम हो रहा था। अब मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। तो पहले में तो डिपार्टमेंट आएगा, सो डिपार्टमेंट dep_id, ये डिपार्टमेंट ID का कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम यहाँ पर मुझे सम चाहिए। दूसरा कॉलम मुझे चाहिए सम, किसका, सैलरी कॉलम का। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट में।
तो सिलेक्ट में मैं जितने कॉलम चाहता हूँ उतने कॉलम मुझे देना पड़ेंगे। चूँकि मुझे 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम मुझे देना पड़ेंगे। पहला तो डिपार्टमेंट आईडी हो गया, दूसरा क्योंकि D1 D2 यहाँ से आएगा, और दूसरा कॉलम इसका सैलरी का सम होगा तो वो यहाँ से आएगा। अब मुझे किस टेबल से चाहिए ये सारी वैल्यूज़, तो फ्रॉम में मैं वो टेबल दूंगा। सो मेरी टेबल एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई टेबल नेम दे दिया। अब वेयर हम देते हैं यदि मुझे कोई कंडीशन देना है पर्टिकुलर किसी कॉलम पर, तो यहाँ पर मुझे कोई कंडीशन नहीं देना, सारे ही टेबल से डेटा चाहिए। मान लिया मुझे डेटा चाहिए होता सिर्फ 2000 डेट ऑफ ज्वाइनिंग वालों से, तो फिर मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू 2000 वेयर में देता, लेकिन अब मैं वेयर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पूरे टेबल से डेटा चाहिए। अब इसके बाद आपको पता है सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया, अब आता है ग्रुप बाई का नंबर। क्योंकि मुझे एक ही कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज़ को ग्रुप करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रुप बाई यूज़ करूँगा। तो ग्रुप बाई कैसे यूज़ होगा, ग्रुप बाई यूज़ होगा इस तरीके से, दूसरा कलर में ले लेता हूँ यहाँ पर ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई किस कॉलम में ग्रुपिंग हो रही है, डिपार्टमेंट आईडी में, इसलिए मैं यहाँ पर दूंगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी सेमी कॉलन। तो ये क्वेरी मैं लिखूँगा तो मुझे ये इस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये सेम क्वेरी आपको यहाँ पर भी दिख रही है, यही एक सिंगल लाइन में मैंने लिखी है। तो ये कुछ इस तरीके से इनको डिवाइड कर देगा और मुझे रिज़ल्ट इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है कि ग्रुप बाई में आपको क्या लिखना है, तो मैंने आपको बताया ग्रुप बाई हमेशा ही यूज़ होता है एग्रीगेट फंक्शन वाली क्वेरी के साथ। तो एग्रीगेट फंक्शन तो होगा ही सिलेक्ट स्टेटमेंट में। अब एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जितने भी कॉलम्स होंगे वो आपको सब कॉमा सेपरेट करके ग्रुप बाई में दे देना है। यहाँ पर सिंगल एक ही कॉलम था तो मैंने वही कॉलम ग्रुप बाई में दे दिया, तो ये मेरी क्वेरी बन जाएगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया ग्रुप बाई में मोर देन 1 कॉलम भी हो सकते हैं। ये ग्रुप बाई कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2। मान लिया मुझे ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ग्रुप करना है और उसके अंदर डिपार्टमेंट भी ग्रुप करना है। जैसे डिपार्टमेंट में ग्रुप करता हूँ तो इस तरीके से आउटपुट आता है। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो एक डिपार्टमेंट D1 में जो 2000 वाले हैं वो ग्रुप हो जाएंगे, फिर D1 में जो 2001 वाले हैं वो ग्रुप हो जाएंगे, ऐसे ही D2 में सिमिलर ईयर वाले ग्रुप हो जाएंगे, फिर D2 में सिमिलर ईयर वाले ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं ग्रुप बाई में। इसकी क्वेरी देखिए, ये रही। यहाँ पर मैंने एक ही कॉलम लिखा था, यहाँ पर आप देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन वाले कॉलम के अलावा मैंने यहाँ पर 2 कॉलम एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो यही 2 कॉलम अब मुझे ग्रुप बाई में देना पड़ेंगे। तो मैंने डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर भी दिया है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे ग्रुप बाई में आएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। अब चूँकि आउटपुट में मुझे 3 कॉलम्स चाहिए थे, तो यहाँ पर देखिए 3 आए कॉलम, 1 2 3। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आया, डिपार्टमेंट आईडी आया और सम ऑफ सैलरी आया। अब सम ऑफ सैलरी के अलावा ये दोनों कॉलम्स ग्रुप बाई में भी आ जाएंगे। तो ये तो हो गया ग्रुप बाई। अब हम बात करते हैं हैविंग की। तो हैविंग कहाँ यूज़ होगा ये सबसे पहले आपको आना चाहिए, पता रहना चाहिए। जब आप ग्रुप बाई यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ही हैविंग यूज़ होगा। सो ग्रुप बाई यूज़ करेंगे फिर हैविंग यूज़ होगा। सो ग्रुप बाई के बाद हैविंग का यूज़ आप कंडीशन देने के लिए करते हैं, जैसे कि वेयर का यूज़ आप कंडीशन देने के लिए करते थे। तो आप लिखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, फिर ग्रुप बाई, उसके बाद हैविंग। सो ग्रुप बाई आप यूज़ करेंगे फिर आप यूज़ करेंगे हैविंग। तो वेयर का यूज़ भी कंडीशन के लिए होता था, हैविंग का यूज़ भी कंडीशन के लिए होगा। ये कंडीशन किस पर होगी, ग्रुप्स पर होगी। जब आपने ग्रुप बाई यूज़ किया तो ग्रुप बाई से ये वाला कॉलम आपने एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू निकाला। अब ये कोई कॉलम नहीं है टेबल में, यदि आप देखें तो ये आपकी जो टेबल है यहाँ पर सम ऑफ सैलरी कोई कॉलम नहीं है, सैलरी कॉलम है लेकिन सम ऑफ सैलरी कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, तो यदि आपके पास ये कोई कॉलम ही नहीं है तो आप इस पर कंडीशन वेयर क्लॉज से नहीं लगा सकते। वेयर क्लॉज से हम कंडीशंस लगाते हैं कॉलम्स पर।
कुछ इस तरीके से कंडीशन लगाते हैं, जैसे वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू 2000। तो यदि मुझे कंडीशन लगाना है ग्रुप्ड कॉलम पर, सम ऑफ सैलरी पर, तब मैं लगाऊंगा यूजिंग हैविंग। ये ग्रुप्ड कॉलम आया है जब हमने ग्रुप बाई यूज़ किया है, तो इस ग्रुप्ड कॉलम पर मैं कंडीशन लगाऊंगा हैविंग का यूज़ करके। कैसे लगाएंगे हम देख लेते हैं। ये मान लिया मेरे पास स्टूडेंट एक टेबल है, इस पर मैं अभी वर्क करूंगा। इसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी और मार्क्स है। तो यहाँ पर मैं क्वेरी कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है मैंने। सिलेक्ट क्लास, तो क्लास आएगा आउटपुट में। उसके बाद काउंट स्टार आएगा। इसके बाद मैंने दिया है किस टेबल से मुझे डेटा चाहिए। उसके बाद ग्रुप बाई किस कॉलम से किया है, क्लास। देखिए एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जो भी कॉलम है उसको मैंने ग्रुप बाई में लिखा है। तो ये आपको करना है और आना चाहिए, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आएगा कि आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जो भी कॉलम्स हैं वो आप डायरेक्टली ग्रुप बाई में लिख देंगे। तो यहाँ पर ग्रुप बाई किया है क्लास, मतलब सिमिलर क्लास ग्रुप्ड हो जाएंगी। ये जो क्लास है सिमिलर क्लास ग्रुप होंगी। तो 10th है यहाँ पर, 11th है और 12th है, तो ये 10th ग्रुप हो जाएगी। इसके बाद काउंट स्टार आ रहा है। काउंट स्टार मतलब 10th की कितनी पूरी लाइन है, तो 3 लाइन है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 11th की कितनी लाइन है, 2 लाइन है। 12th कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा आ जाएगा। इसके बाद लिखी हुई है लाइन हैविंग काउंट स्टार इज़ ग्रेटर देन 2। आप यहाँ पर देखिए हैविंग का यूज़ किस लिए हुआ है। हैविंग का यूज़ हुआ है जो ग्रुप्ड कॉलम था उस पर कंडीशन लगाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है हैविंग काउंट स्टार इज़ ग्रेटर देन 2। सो ये काउंट स्टार जो कॉलम है ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये वाला जो है ये हट जाएगा। तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा हैविंग के बाद वो ये रहेगा। तो आप देखेंगे ये सेम आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। तो ये यूज़ है हैविंग का। ग्रुप बाई के बाद आप यूज़ करेंगे, और जो एग्रीगेटेड कॉलम है जो ग्रुप बाई के थ्रू बना है वहाँ पर कंडीशन देने के लिए, जैसे काउंट स्टार है, सम ऑफ सैलरी था, वहाँ पर आप ग्रुपिंग करेंगे। वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है। हैविंग का यूज़ आप अभी देखा आपने कि ग्रुप्ड कॉलम पर यूज़ करते हैं, और जो वेयर स्टेटमेंट है उनका नॉर्मल कॉलम्स पर यूज़ होता है। और हैविंग का जो ग्रुप करके आपने कॉलम बनाया है, जैसे हमने अभी सम ऑफ सैलरी बनाया था, ठीक है, इससे पहले अभी हमने काउंट स्टार बनाया, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ होगा। तो ये डिफरेंस है। नॉर्मल कॉलम जैसे सैलरी पर यूज़ होगा वेयर का, यदि मैं करता हूँ सम ऑफ सैलरी तो आप यूज़ करेंगे हैविंग। तो हैविंग यूज़ होगा ग्रुप बाई के साथ, प्लस जो आपने ग्रुप कॉलम ग्रुप्ड किया है उस पर यूज़ होगा। अब हम बात करेंगे ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई बहुत ही सिंपल है, इसको आप देख लीजिए कहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको पता है सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर, ठीक है, वेयर के बाद मैंने अभी बताया आपको ग्रुप बाई, ग्रुप बाई के बाद बताया हैविंग। अब इसके बाद आएगा ऑर्डर बाई। तो ये सब का जो आप लिख रहे हैं सब कुछ, इनकी पोजीशन यही रहती है। यदि आप ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई एक साथ यूज़ करेंगे तो ग्रुप बाई पहले आएगा, ऑर्डर बाई बाद में आएगा। तो ये सिंटैक्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑर्डर बाई सबसे लास्ट में आता है। अब ऑर्डर बाई का क्या यूज़ होता है, मान लिया ये मेरे पास टेबल है। अब इस टेबल में ये जो मार्क्स हैं, इस कॉलम से मैं इन सारे ही स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना चाहता हूँ। सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूँ, तब मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑर्डर बाई का। तो मैं यहाँ पर दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल से सारे कॉलम्स डिस्प्ले करो, ऑर्डर बाई मार्क्स, मार्क्स के ऑर्डर में इनको डिस्प्ले करो। सो ये मार्क्स के ऑर्डर में सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो होता है असेंडिंग। सो ये सारे असेंडिंग में आ जाएंगे, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में। इससे पहले देखेंगे आप तो ये किसी भी ऑर्डर में नहीं थे। अब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ चुके हैं।
यदि मैं चाहता हूँ कि मैं किन्हीं दो कॉलम से इनको अरेंज करूँ तो पहले सिटी से फिर उसके बाद मार्क्स से ये अरेंज होंगे। मतलब जैसे ये दिल्ली 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 है, सो दिल्ली में जैसे ये 2 दिल्ली है, तो इन दिल्ली के अंदर जो बच्चे हैं उनके मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। फिर मॉस्को के अंदर जो बच्चे हैं उनके मार्क्स असेंडिंग में आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं 2 कॉलम्स का यूज़ करके भी अपने डेटा को सॉर्ट कर सकता हूँ या अरेंज कर सकता हूँ। मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग होता है। सबसे पहले ए आ रहा है सबसे छोटा, फिर सबसे बाद में एम आ रहा है, मुंबई, ठीक है, डिक्शनरी वाला ऑर्डर है। सिमिलरली नंबर के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। आगरा के अंदर सिर्फ एक ही बच्चा है जिसके 551 मार्क्स हैं। फिर दिल्ली आया, ए के बाद दिल्ली आता है, तो दिल्ली में 2 बच्चे हैं, 2 के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, पहले 369 फिर 400। तो इस तरीके से ये दो कॉलम्स के थ्रू अरेंज है। अगर मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो मुझे यहाँ पर्टिकुलर किस कॉलम को डिसेंडिंग में करना है और किसको असेंडिंग में वो बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सिटी के बाद स्पेस दे के दे दूँगा DESC। सो MySQL में DESC के 2 काम हो गए, एक तो ये डिसेंडिंग में और एक टेबल को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये डिनोट करता है डिसेंडिंग और डिस्क्राइब, जब आप DESC टेबल नेम करते हैं तो वो डिस्क्राइब को डिनोट करता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले मुंबई आया और सबसे बाद में आगरा आएगा, और लेकिन इनके अंदर जो मार्क्स रहेंगे वो अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग में, ये डिसेंडिंग में, क्योंकि मैंने मार्क्स में यहाँ पर कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही ये अरेंज्ड रहेंगे। सो ये था ऑर्डर बाय, जो कि बहुत ही सिंपल था। इसके बाद हम आ चुके हैं ज्वाइन पर। सो ज्वाइन कई तरीके के होते हैं, जिसमें से 2 तरीके के ज्वाइन आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। ज्वाइन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। आपको पता होगा आपके डेटाबेस में कई सारी टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने डेटाबेस में कस्टमर और बैलेंस 2 टेबल बनाई। कस्टमर की डिटेल इस टेबल में है और उसका अकाउंट बैलेंस दूसरी टेबल में है। अब मुझे पता करना है कि मोहन का अकाउंट बैलेंस कितना है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये उसका अकाउंट बैलेंस है। ये दोनों 2 डिफरेंट टेबल्स हैं। तो मोहन का अकाउंट बैलेंस देखने के लिए मैंने उसका अकाउंट नंबर देखा और बैलेंस टेबल में अकाउंट नंबर पर उसका बैलेंस देखा। सो आसानी से आपने इससे इसको कनेक्ट कर दिया। यही कहलाता है ज्वाइनिंग। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 टेबल्स से एक पर्टिकुलर डेटा निकाला। तो यहाँ पर आप सारे ही अकाउंट नंबर को इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं और उसका डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो कस्टमर नेम था इस टेबल में और बैलेंस था यहाँ पर। सो 2 डिफरेंट टेबल्स को मैंने ज्वाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया और ये मुझे डेटा मिल गया। सो दिस इज़ कॉल्ड ज्वाइनिंग। इनको लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है ज्वाइनिंग करने के लिए। अभी तक हम सिलेक्ट देते थे, इसके बाद फ्रॉम में मुझे किस टेबल से डेटा चाहिए वो टेबल देता था मैं। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टेबल 1 कॉमा टेबल 2 इस तरीके से यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेयर क्लॉज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ज्वाइन करते हैं। विदाउट वेयर क्लॉज आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा क्योंकि गलत डेटा आएगा। यहाँ पर आपको कंडीशन क्या देना है, कंडीशन यही है कि आप यहाँ से इन सारे कॉलम्स को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। इसका अकाउंट नंबर और इसका अकाउंट आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको वेयर में बताना पड़ेगा। कस्ट डॉट अकाउंट मतलब कस्टमर टेबल का अकाउंट नंबर बेल डॉट ACCT बैलेंस टेबल के अकाउंट नंबर के बराबर है। तो ये आपको वेयर में कंडीशन देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर 2 तरीके के ज्वाइंस आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है, इक्वी ज्वाइन है और नेचुरल ज्वाइन। जो अभी मैंने यहाँ पर बताया ये एग्जाम्पल हो गया इक्वी ज्वाइन का, जहाँ पर आप 2 कॉलम्स को इक्वल करके एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि ये दोनों कॉलम्स इक्वल हैं कस्टमर और बैलेंस टेबल में, तो उनका डेटा मुझे दे दो। सो ये होता है इक्वी ज्वाइन। और नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, ये जो दोनों टेबल्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ACCT_ अकाउंट नंबर है, यहाँ पर ACCT है। तो मान लिया इस वाली टेबल में भी ACCT ना होकर ACCT_ नंबर होता।
सो बाय डिफ़ॉल्ट यदि मैं नेचुरल तरीके से इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करता, सो MySQL क्या करता है, इसका जो अकाउंट नंबर है वो देखता सेम नेम का यहाँ पर कॉलम है या नहीं, और उन दोनों को कंबाइन कर देता। मुझे वेयर कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये बैलेंस टेबल हो गई, ये कस्टमर टेबल हो गई, जो अभी ऊपर मैंने बताया वो सिमिलर टेबल है। अब इक्वी ज्वाइन में क्या होगा, अच्छा जैसे मैंने अभी आपको बताया दोनों कॉलम्स को आपको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉलम नेम डू नॉट नीड टू बी दी सेम। जैसे अभी हमने देखा था, एक में टेबल का नेम था ACCT_NO, दूसरे बेल में था ACCT, ये था कस्ट टेबल में, ये था बेल टेबल में। तो दोनों टेबल में अलग अलग कॉलम नेम थे, और मैंने वेयर क्लॉज में table1 डॉट कॉलम इज इक्वल टू table2 डॉट कॉलम किया था, तो मेरे पास डेटा आ गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ये जो मैंने यहाँ पर किया है, यहाँ पर CUST डॉट ACCT_NO इज इक्वल टू बेल डॉट ACCT कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने दोनों ही टेबल में जो कॉलम है वो सेम कर दिए थे। तो जब आप इक्वी ज्वाइन करते हैं तो ACCT रखें या दोनों में सेम नेम रखें या अलग अलग, आप इक्वी ज्वाइन आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया था पहले, वो उसमें ACCT_NO था और इसमें ACCT था, यहाँ पर दोनों में ACCT है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पर मैंने टेबल का नेम डॉट कॉलम का नेम दिया है, या फिर इसको आप एलियास दे सकते हैं। बैलेंस को मैंने B एलियास दिया और कस्ट को मैंने C एलियास दिया। तो यहाँ पर C.ACCT किया और B.ACCT, ठीक है। तो यहाँ पर आप B का मतलब है बेल और यहाँ C का मतलब है CUST। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा आपको किस टेबल से कॉलम चाहिए, सिलेक्ट में भी। तो ज्वाइन आप जब कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको बताना पड़ेगा सिलेक्ट में, फ्रॉम में और वेयर में आप किस टेबल को यूज़ कर रहे हैं। मेनली वेयर में और सिलेक्ट में आपको बताना पड़ेगा आप किस टेबल का कॉलम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम डायरेक्टली कॉलम नेम लिखते थे, अब हम टेबल नेम डॉट कॉलम नेम लिखेंगे, तो ये डेटा मेरे पास आ जाएगा। अब नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन में दोनों टेबल जो भी हैं उनके कॉलम के जो नेम है वो सेम होना चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम टू ज्वाइन। अब जब दोनों कॉलम में सेम नेम है तो मैं वेयर कंडीशन नहीं दूंगा और दोनों टेबल को ज्वाइन कर कर देखूंगा। सो वेयर कंडीशन ना देके देखिए इसको कैसे ज्वाइन करते हैं। तो सिलेक्ट जो भी कॉलम मुझे देना है वो दूंगा, फ्रॉम table1 नेचुरल ज्वाइन table2। तो यहाँ पर मैंने वेयर कंडीशन नहीं दी। वेयर कंडीशन कौन सी वाली नहीं दी, और अदर वेयर कंडीशन आप दे सकते हैं, ये वाली कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप दोनों कॉलम्स को इक्वल करके बता रहे हैं। तो नेचुरल ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स निकाल दो, फ्रॉम किस टेबल से चाहिए मुझे नेचुरल ज्वाइन, किस टेबल के साथ ज्वाइन करना है, बस इतना देना है। वेयर कंडीशन में मैंने दोनों कॉलम्स को इक्वल करके नहीं लिखा, तो भी मेरे पास डेटा आ जाएगा। द रिजल्टेंट टेबल डज नॉट कंटेन द रिपीटेड कॉलम। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ACCT दोनों टेबल में था तो एक ही ACCT आया, तो इसलिए जो भी रिपीटेड सेम कॉलम होगा वो रिपीट नहीं होगा। सो वही होता है नेचुरल ज्वाइन। अब हम आ चुके हैं इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ SQL। सो हमने पाइथन भी पढ़ा है, MySQL भी पढ़ा है, अब हम पाइथन और MySQL को एक साथ पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे और उस पाइथन प्रोग्राम से MySQL की क्वेरीज़ को रन करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये सिंपल 6 स्टेप्स में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। एक एक स्टेप को हम समझते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पाइथन को ओपन कर लेना है जहाँ पर आप पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। इसके बाद आपको उस फाइल में जो आपने .py फाइल ओपन करी है एक लाइन लिखना है जो है import mysql .connector। तो ये लाइन लिखना है आपको। सो mysql .connector क्या है, इसको आपको पहले से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये एक पैकेज है, लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके आप MySQL और पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपके कंप्यूटर में पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको इंटरनेट के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा।
आपको लिखना पड़ेगा pip इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर, यहाँ डैश है याद रखिएगा, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर डॉट है। सो आप यदि ये लाइन एक बार यूज़ कर लेते हैं तो अगली बार आप प्रोग्राम्स बनाएंगे तो दोबारा इसको नहीं रन करना है। ये आपको कहाँ पर रन करना पड़ेगी, विंडोज़ की कमांड प्रॉम्प्ट पर, CMD पर, ठीक है। और ये कहाँ लिखना है आपको, .py फाइल में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपने लिख दी, ये जो .py फाइल की थी ओपन। सो ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में क्या है, आपको कनेक्ट फंक्शन कॉल करना पड़ता है। सो कनेक्ट फंक्शन क्या है, कनेक्ट फंक्शन, अब आपने जो फाइल बनाई थी उसमें इंपोर्ट हो गया mysql.connector। अब mysql.connector में mysql.connector, सो mysql.connector के अंदर एक फंक्शन होता है कनेक्ट, ये है। सो आपको यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ किया है। सो mysql.connector.connect, क्योंकि जो कनेक्ट फंक्शन है वो mysql.connector के अंदर है, तो आपको लिखना पड़ेगा mysql.connector.connect। अब यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन है 3 चीज़ वो आपको देना है। सबसे पहले होस्ट का मतलब होता है आपको IP एड्रेस देना है कि आपका डेटाबेस किस कंप्यूटर पर है। इंटरनेट पर कहीं भी हो सकता है आपका डेटाबेस, सो वो किस कंप्यूटर पर है। मान लिया आपका जो डेटाबेस है MySQL वो आप जिस कंप्यूटर पर पाइथन चला रहे हैं वहीं पर इंस्टॉल्ड है, तो आपको देना है यहाँ पर लोकल होस्ट, या फिर आप दे सकते हैं 127.0.0.1 ये वाला IP एड्रेस। तो इसका मतलब भी लोकल होस्ट होता है, या फिर आप डायरेक्टली लोकल होस्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको देना है जो यूज़र है आपका, जब आप MySQL ओपन करते हैं तो यूज़र ID पासवर्ड मांगता होगा, सो यूज़र देना है। यूज़र, अगर रूट यूज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ रूट देंगे, नहीं तो जो भी यूज़र आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसका नेम देंगे। जो एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड देगा वो आपको, यदि नहीं देता है तो आप जो चाहें वो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया। अब मुझे किस डेटाबेस के अंदर जाना है, किस में मेरी टेबल है, तो वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, डेटाबेस टेस्ट। सो टेस्ट एक डेटाबेस है जिसके अंदर मेरी टेबल है मान लिया। तो ये लाइन देना कंपलसरी नहीं है, तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ, इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन ये तीनों कंपलसरी हैं, ये 3 आपको देना ही पड़ेगी। ये डेटाबेस में मैं बाद में भी जा सकता हूँ, इसको हटा दिया मैंने। डेटाबेस में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ टेस्ट क्वेरी के थ्रू, तो ऐसे भी जा सकता हूँ। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इस डेटाबेस में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। सो ये हो गया कनेक्ट। सो अब यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी, कनेक्ट फंक्शन किस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ पर मुझे एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप है, इसके बाद क्रिएट अ कर्सर। सो कर्सर कैसे बनाना है, तो कर्सर बनाने के लिए हम जो ये ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना है इसका ही यूज़ करेंगे। सो कर्सर फंक्शन का यूज़ करके हम कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो जो मेरी फाइल चल रही थी ये वाली, इसी को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया था, फिर इसमें जो भी था उससे कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर पैरामीटर्स दिए तो मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का मैं यूज़ करूँगा डॉट कर्सर फंक्शन कॉल करने के लिए। सिंपल तरीके से कर्सर मैं कॉल कर दूँगा, तो यहाँ पर मुझे एक कर्सर ऑब्जेक्ट मिलेगा C। इस तरीके से आप इसको कॉल करेंगे तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर। सो स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, अब स्टेप नंबर 5 में हम एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा, अब यहाँ पर मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट C बन गया था तो मैं करूँगा C.execute, और इसके अंदर मैं अब SQL क्वेरी दूंगा। यहाँ पर मैं यूज़ टेस्ट, जिस डेटाबेस में मुझे जाना है, सेमीकोलन नहीं देना है, बस यूज़ टेस्ट लिख देना है। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा और मैं यूज़ टेस्ट के अंदर चला जाऊँगा। कैसे यूज़ किया मैंने, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट। इसके बाद जो भी क्वेरी आपको लगाना है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है स्टेप नंबर 6, क्लोज दी कनेक्शन। अब मेरा काम हो गया, क्वेरी रन हो गई, तो अब मैं
कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा। कनेक्शन क्या था, con.close। सो ये मेरा सिंपल पाइथन प्रोग्राम बन गया जो MySQL और पाइथन के थ्रू MySQL से कनेक्ट होता है। तो ये तो बहुत ही छोटा प्रोग्राम था, बहुत ही आसान है। अब इसमें आप अगर यहाँ पर और क्वेरीज लिखना चाहते हैं, कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स हैं। किसके, कर्सर ऑब्जेक्ट के। जो कर्सर ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी कुछ मेथड हैं और एट्रीब्यूट हैं, उनका आप यूज़ करेंगे। तो फिर से हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले आपने ये इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद कनेक्ट फंक्शन से MySQL से कनेक्शन बनाया इस तरीके से। उसके बाद कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं वो इस फंक्शन का यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं। ये फंक्शन कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप यूज़ करते हैं। कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो यहाँ मिला था, .isConnected = फॉल्स है, मतलब कनेक्ट नहीं हुआ है डेटाबेस पाइथन के थ्रू। यदि ये ट्रू होता है इसका मतलब पाइथन के थ्रू मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो ये चेकिंग के लिए है, आप चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं चेकिंग के लिए ये कनेक्ट हुआ है या नहीं। इसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट हो गया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मैं कर्सर बनाऊंगा। सो कर्सर बनाने के लिए सिंपल कर्सर ऑब्जेक्ट = connection.cursor, ये ऑब्जेक्ट में कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस कर्सर ऑब्जेक्ट की कुछ मेथड और एट्रीब्यूट होते हैं जिनका यूज़ करके आप डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हैं। सो व्हेन यू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस में से जब कुछ रिकॉर्ड, आपका जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, ठीक है, आपके कंप्यूटर पर, ठीक है, आप python.py फाइल यूज़ करके यहाँ से कुछ डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। रखना तो आसान है, निकालने के लिए आपको इन सारी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर fetch all है, fetch one है, fetch many है, और कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं, रो काउंट, कॉलम नेम और स्टेटमेंट। इन सबको हम देखते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा काम है कर्सर ऑब्जेक्ट बनने के बाद एग्जीक्यूट फंक्शन। सो एग्जीक्यूट कर्सर ऑब्जेक्ट.execute। यहाँ पर जो SQL क्वेरी देना है मुझे, डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, डायरेक्टली दे सकता हूँ। यदि सिलेक्ट करना है तब मुझे, चूँकि सिलेक्ट करूँगा तो फैच करूँगा, तब मुझे इन सारी मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इस सब प्रोग्राम को मैं हम जो अभी तक हमने किया उन सबको एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर चेक किया ट्रू है, तब मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म की, यानी कि कनेक्शन सक्सेसफुल है। तब हम ये सब परफॉर्म करेंगे। कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, कर्सर ऑब्जेक्ट में मैंने क्रिएट डेटाबेस न्यू DB किया, फिर एग्जीक्यूट किया, अगली क्वेरी लिखी, फिर एग्जीक्यूट किया, इसके बाद सिलेक्ट स्टार लिखा फ्रॉम न्यू टेबल और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ये मेरा सिंपल एक पाइथन प्रोग्राम बन गया जो MySQL डेटाबेस से कनेक्ट होता है, जो कि सिलेक्ट कर रहा है फ्रॉम न्यू टेबल। सो व्हेन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस यू हैव टू यूज़ कर्सर ऑब्जेक्ट मेथड्स। ये 3 मेथड जो हैं इनका यूज़ हमको करना पड़ता है। मान लिया ये मेरी टेबल है, तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, ट्रू। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं क्वेरी लिखता हूँ, कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूट जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ क्वेरीज लिखी हैं। तो यूज़ 12th किया तो मैं 12th डेटाबेस में गया, उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, जो टेबल थी जो कि 12 डेटाबेस में थी, XII में थी, तो वहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। तो अब ये सिलेक्ट तो हो गया, लेकिन ये प्रिंट कहाँ पर होगा। जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो माई कर्सर जो है वो मेमोरी में एक लोकेशन है, वहाँ पर ये डेटा सिलेक्ट होके आ जाता है। अब इसको जब आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना है या पाइथन के थ्रू यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, तब आपको यूज़ करना पड़ता है इन सारी मेथड्स का। fetch one, fetch many, fetch all रहता है एक और। तो यहाँ पर मैंने दो का यूज़ किया है, 2 दिखाता हूँ अभी मैं आपको क्या है। तो fetch one करता हूँ तो क्या होता है, एक रिकॉर्ड जो पूरी टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उसमें से पहला रिकॉर्ड प्रिंट होके आता है। अगर मैं fetch many करता हूँ और 2 देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स आएंगे। फिर मैं करता हूँ fetch one, तो फिर 1 रिकॉर्ड आएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड 1 आया, फिर 2 दिया था मैंने यहाँ पर तो 2 आए fetch many में।
फिर यहाँ पर 1 आया। तो यदि मैं चाहता हूँ कि पूरे रिकॉर्ड निकालना तो मैं यहाँ पर फैच ऑल दे सकता हूँ, फैच ऑल, इन सबको ना देकर फैच ऑल दूंगा। तब क्या होगा, स्मॉल f है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे ही रिकॉर्ड को दे देगा। किस फॉर्म में देता है, एक टपल के फॉर्म में देता है। यदि मोर देन 1 रो है तो ये टपल के फॉर्म में देगा 1 रो, और सारे ही रोज़ को एक लिस्ट के फॉर्म में रख देगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद हमने बात की थी 3 फंक्शंस के अलावा कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट के। 3 फंक्शंस के अलावा कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, तो क्या होता है तो देख लेते हैं हम वो क्या होता है। माई कर्सर, माई कर्सर, माई कर्सर। तो माई कर्सर के साथ जो एट्रीब्यूट थे वो ये रहे 3। सो रो काउंट क्या करता है, सबसे पहले रो काउंट को देखते हैं। तो हमने जो यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट की थी, यहाँ पर जो क्वेरी एग्जीक्यूट की थी माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या है, ये सारी रोज़ कर्सर में आ जाती हैं। कितनी रोज़ हैं यहाँ पर, टोटल 8 रोज़ हैं। सो रो काउंट बताता है कि कर्सर में कितनी रो हैं। तो यदि मैं इसको चेक करूँगा, चूँकि अगर इससे पहले हम देखें तो हम ऑलरेडी 4 रोज़ को प्रिंट कर चुके हैं, तो 4 रोज़ कर्सर में से जा चुकी हैं। तो करंटली अभी 4 रो प्रिंट होने के बाद 4 रो और बची हैं, तो इसलिए यहाँ पर 4 आया। इसके बाद कॉलम नेम्स देखना चाहूँ तो उस टेबल के जो भी कॉलम नेम है एक टपल के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं देखना चाहूँ स्टेटमेंट कि कर्सर से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी क्वेरी फायर हुई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। मैं लिखूँगा माई कर्सर डॉट स्टेटमेंट, तो वहाँ पर वो स्टेटमेंट आ जाएगा जो कर्सर के थ्रू फायर हुआ है। इसके बाद जब मेरा काम हो जाएगा तो कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा, जो मैंने कनेक्ट फंक्शन से बनाया था ये। अब यहाँ पर मैंने इफ़ चेक किया था, यदि कनेक्शन ट्रू है तो मुझे ये सारे टास्क करना है, एल्स यदि कनेक्शन नहीं हुआ है तो मैं नॉट कनेक्टेड एक मैसेज दे सकता हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप MySQL को पाइथन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर हमारा सिलेबस दी एंड होता है। अभी तक हमने सारे ही सिलेबस को इस क्रैश कोर्स में कवर कर लिया है। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने पूरी वीडियोस देखी हैं डे 6 तक तो आप समझ सकते हैं कि अब आप कितने आसानी से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। यदि आपने अदर वीडियोस नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं।